तो अभी बात करेंगे रेडियो एक्टिविटी डीके की। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रेडियो एक्टिविटी डीके के बारे में। पहले भी रेडियो एक्टिविटी देख चुके थे। तो रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी जो कि दो थे, मैन मेड और आर्टिफिशियल। तो सोर्सेस देख चुके थे रेडियो एक्टिविटी के, कहाँ कहाँ से सोर्सेस होते हैं। अब जो रेडियो एक्टिविटी जो है वो डीके कैसे कैसे होता है, किस किस फॉर्म में रेडियो एक्टिविटी डीके होता है, तो ये देखते हैं रेडियो एक्टिविटी का डीके कैसे होता है। तो इसमें इसके 3 मोड्स हैं बेसिकली। तो 3 मोड से रेडियो एक्टिविटी डीके होता है। फर्स्ट है अल्फा डीके, दूसरा है बीटा डीके, तीसरा है गामा इमिशन, गामा डीके। तो अल्फा, बीटा और गामा 3 तरह के इनके डीके होते हैं। अल्फा डीके और जो बीटा डीके है, बीटा डीके में 2 तरह से होते हैं, बीटा प्लस डीके और बीटा माइनस डीके। गामा इमिशन की बात करते हैं तो गामा इमिशन में भी 2 फॉर्म है, आइसोमेरिक ट्रांजिशन और इंटरनल कन्वर्जन। तो पहले हम अल्फा डीके की बात करते हैं। तो जो अल्फा डीके है, नाम से ही पता चल रहा है कुछ अल्फा पार्टिकल का डीके होने वाला है, या फिर यहाँ पे अल्फा पार्टिकल इमिट होंगे, या यहाँ पे अल्फा पार्टिकल का बेसिकली डीके होगा। तो इसमें क्या होता है, कोई भी एटम का डीके होता है तो एक नए एटम और एक अल्फा पार्टिकल इमिट होता है। तो एक नया एटम और एक अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहा है। तो जो अल्फा पार्टिकल होता है, उस अल्फा पार्टिकल के पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, जो कि और ये जो होता है बहुत ही हैवी न्यूक्लियाई होता है और अनस्टेबल होता है, और जिसके पास काफ़ी सारे प्रोटॉन्स होते हैं। तो टिपिकल अल्फा इमिटर्स जो होते हैं वो बड़ा होता है, जो टिपिकल अल्फा इमिटर्स होते हैं उसके पास एटॉमिक नंबर होता है जो कि बड़ा होता है, लेड पीबी जिसको लेड बोलते हैं। अल्फा पार्टिकल जो होता है, जो इमिट होता है और एक्सट्रीमली काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके पास बाइंडिंग एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे एक अनस्टेबल न्यूक्लियस है जो कि नए न्यूक्लियस और एक अल्फा पार्टिकल्स में डीके होता है। तो अल्फा डीके, जहाँ पे कोई भी एक न्यूक्लियस जो होती है डीके, अल्फा डीके के लिए जब जाता है, मतलब होता है, जहाँ पे अल्फा डीके जब होता है तो जो पेरेंट्स न्यूक्लियस है वहाँ पे जो पेरेंट्स न्यूक्लियस होता है उसमें सफ़र करता है। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है, इसको जेड से डिनोट करते हैं। तो एटॉमिक नंबर में 2 से डिक्रीज होता है, एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज हो जाता है, और मास नंबर जो होता है 4 से डिक्रीज हो जाता है। तो इसे यहाँ पे देख रहे हैं, एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज हो रहा है और मास नंबर 4 से डिक्रीज हो रहा है। तो जो राउटर न्यूक्लियस जो होता है वो एक डिफरेंट एलिमेंट बन जाता है। जैसे यहाँ पे एज एग्जाम्पल दिखाया गया है, जो एटॉमिक नंबर है और जो मास नंबर है 2 से और 4 से डिके हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ डॉटर न्यूक्लियस जो बनते हैं वो कुछ और ही होते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली अल्फा पार्टिकल का डिके होता है। यहाँ पे एक यूरेनियम का एग्जांपल दिया गया है जो कि यहाँ पे 2 से डिके हुआ है और 4 से डिके हुआ है। यूरेनियम जो कि थोरियम और हीलियम में डिके हुआ है। अब बीटा डिके की बात करते हैं। तो बीटा डिके में होता है, इसमें बीटा पार्टिकल्स का डिके होता है। तो क्या होता है, कोई भी एटम एक नए एटम में जब चेंज हो रहा होता है, मतलब डिके होता है, तो वहाँ पे जो होता है नए एटम जो होते हैं वो न्यूट्रॉन्स को प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में चेंज करते हैं। तो जो फास्ट जो मूविंग जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके पास कोई जो इलेक्ट्रॉन मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास हाई एनर्जी होता है, उसको हम लोग बीटा पार्टिकल्स बोलते हैं। अब यहाँ पे बीटा डीके में देखते हैं, एक अनस्टेबल न्यूक्लियस है जो कि एक नया न्यूक्लियस में और बीटा पार्टिकल्स में डीके होता है। तो 2 तरीके के होते हैं, बीटा प्लस और बीटा माइनस। तो बीटा माइनस में क्या होता है, जो कुछ न्यूक्लियस होता है, जो कुछ न्यूक्लियस जिसके पास काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रॉन्स होते हैं, एक्सेस न्यूट्रॉन होते हैं, और वो स्टेबल होता है, मतलब कन्वर्ट करने के लिए। और जो स्टेबल होता है वो क्या करता है, न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट कर देता है। न्यूट्रॉन को क्या करता है, प्रोटॉन में कन्वर्ट कर देता है, और जैसे ही कन्वर्ट होता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की इमिशन होती है, और उस इलेक्ट्रॉन जो इमिशन होती है इलेक्ट्रॉन की, उसको बोलते हैं बीटा माइनस पार्टिकल्स। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जब इमिशन होता है तो वहाँ पे तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और एंटी न्यूट्रॉन होता है, दोनों निकलता है कहाँ से, न्यूक्लियस से निकलता है, और जैसे ही वहाँ से जब वो एजेक्ट होता है तो उनके पास कुछ एनर्जी होता है, कुछ एनर्जी अपने साथ वो कैरी करता है। तो जो
जो न्यूट्रॉन होते हैं उसके पास कोई मास नहीं होता है और कोई भी इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता है। अब देखते हैं बीटा प्लस पार्टिकल यानी वही बीटा प्लस डीके। तो जब कोई भी प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में, उनके पास काफ़ी जब कोई भी प्रोटॉन जो होते हैं न्यूक्लियस में, वो न्यूक्लियस के लिए काफ़ी ज़्यादा होता है, फिर बड़ा हो जाता है और स्टेबल भी होता है। मतलब कोई भी एक न्यूक्लियस के स्टेबल होने के लिए कोई भी प्रोटॉन अगर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक कन्वर्ट कर देते हैं। ये भी स्टेबल, अपने आप को स्टेबल रखने के लिए क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। कहाँ, किससे, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में। उनके साथ कुछ पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, मतलब यहाँ पे इमिशन होता है। जब वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए, मतलब अपने आप को ये करने के लिए जब चेंज करता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, तो उसके साथ कुछ पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, मतलब वहाँ से इमिशन होता है। और जो भी पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको बोलते हैं बीटा प्लस, ठीक है। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं P प्लस इक्वल टू N प्लस E, जिसको पॉजिट्रॉन से करते हैं B प्लस एनर्जी। हम गामा इमिशन में देखते हैं, यहाँ पे क्या होता है, गामा पार्टिकल का इमिशन होता है, मतलब गामा डीके होता है। जब कोई अल्फा और बीटा डीके जब हो जाता है तो कभी कभी कुछ एनर्जी इमिट हो रहे होते हैं। जब अल्फा और बीटा डीके हो जाता है तो वहाँ पे कुछ एनर्जी इमिट हो रहे होते हैं, उसको बोलते हैं गामा इमिशन। इसीलिए इसका नाम रखते हैं गामा इमिशन। तो उसको जो इमिट होते हैं उसको गामा रेडिएशन बोलते हैं, फिर गामा इमिशन बोलते हैं, जिसके पास काफ़ी हाई फ्रिक्वेंसी और शॉर्ट वेवलेंथ होता है और वो जो एटम होता है वो चेंज नहीं होता है। ये है हमारा गामा इमिशन। ये पीयू का है, यहाँ पे इमिट हो गया है, अल्फा और बीटा डीके हो चुका है, तो यहाँ पे कुछ गामा पार्टिकल्स इमिट हो रहे हैं। अब इसमें दो तरीके के होते हैं, आइसोमेरिक ट्रांजिशन और इंटरनल कन्वर्जन। अब देखते हैं आइसोमेरिक ट्रांजिशन। आइसोमेरिक ट्रांजिशन में क्या होता है, कोई भी एक न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में होता है तो उसको ग्राउंड स्टेट या अपने अनएक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए इमिशन, गामा रे का इमिशन होता है। मतलब वो जब जाता है तो गामा रे का इमिशन होता है। इसका एग्जाम्पल है टेक्नीशियम से किया गया है। टेक्नीशियम के एग्जाम्पल दिया गया है 99 टेक्नीशियम का, तो टेक्नीशियम प्लस गामा इमिशन। इंटरनल कन्वर्जन में क्या होता है, हाँ इंटरनल कन्वर्जन वही होता है, नाम से पता चल रहा है कुछ इंटरनली कन्वर्ज होगा या फिर कन्वर्ट हो रहा होगा, तो बस वही होता है यहाँ पे। इंटरनल कन्वर्जन जो किसी भी न्यूक्लियस का जो एक्सेस एनर्जी होता है, एक्सेस एनर्जी होता है किसी भी कोई भी एक्साइटेड न्यूक्लियस, जो भी न्यूक्लियस एक्साइटेड मोड में स्टेट में होता है, उसमें जो कुछ एक्सेस एनर्जी होती है वो क्या करता है, एक अपने, और जो एनर्जी होता है अपने इलेक्ट्रॉन, अपने जो लोअर न्यूक्लियस होते हैं, लोअर सेल वाले होते हैं, उनको एनर्जी वो दे देता है, एटॉमिक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी वो दे देता है। जैसे एल सेल वाला के सेल को एनर्जी देगा। इस प्रोसेस में क्या होता है, डीके होता है, एनर्जी का ट्रांसफर करके टू एन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, अपने ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को वो देते हैं, वही जो एल सेल वाले हैं के सेल को देंगे। इस तरीके की एनर्जी वो ट्रांसफ़र करके होता है। और एक इलेक्ट्रॉन से इंटरनल कन्वर्जन ओरिजिनेट होता है। जैसे यहाँ पे है, यहाँ से एनर्जी है, इस सेल को दिया, अरे इमिट हुआ यहाँ पे। इंटरनल कन्वर्जन जो होता है बीटा स्पेक्ट्रम में शो होता है, और जो एक्सरे की जो इसमें एनर्जी होती है फोटोन एनर्जी से डिफरेंट होती है। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर की। तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर में क्या होता है, इसमें जो होता है एक बीटा डीके का फॉर्म होता है, जिसमें कि एक इंटरनल ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन जो होता है कैप्चर होता है यहाँ पे अनस्टेबल न्यूक्लियस में। अनस्टेबल न्यूक्लियस में इंटरनल और इनर ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है। कब, जहाँ पे एक कंबाइंड प्रोटॉन के साथ वो कंबाइन करता है और एक न्यूट्रॉन बनाता है। तो इसमें क्या होता है, यह बीटा डीके का फॉर्म होता है, जिसमें कि
एक अनस्टेबल न्यूक्लियस में ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन कैप्चर होती है कहाँ पर, जहाँ पर प्रोटॉन कंबाइन होता है न्यूक्लियस के साथ और एक न्यूट्रॉन को फॉर्म करता है। इनर ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ कंबाइन करके न्यूट्रॉन का फॉर्म करता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन जो कि ये दोनों इजेक्ट होते हैं न्यूक्लियस से और कुछ एनर्जी अपने साथ वो कैरी करते हैं, और जो उसमें जो रिमेनिंग जो उनकी एनर्जी होती है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे और एगर इलेक्ट्रॉन के रूप में के फॉर्म में अपीयर होती है, मतलब आती है। ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर का है। यहाँ पे हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ रेडियोथेरेपी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है इनका, क्योंकि इसमें सोर्सेज दिए जाते हैं, कई सारे सोर्सेज जो होते हैं ये उस हिसाब से दिए जाते हैं कि किसकी कितनी ज़्यादा हाफ लाइफ है, मतलब वो कितना देर तक बॉडी में स्टेबल रहेगा, उसके मतलब काम करेगा, उसके बाद वो डिके हो जाएगा। तो इसमें वही है, द टाइम टेकन टू रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल 1/2 ऑफ इनिशियल एक्टिविटी। तो वही है कि जो रेडियो एक्टिव सोर्सेज दिए जाते हैं वो कितना देर तक उसकी एक्टिविटी रहेगी बॉडी में, उस हिसाब से होती है। उसकी जो डिके जितना देर तक रहती है उसी को हाफ लाइफ बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है T12 = 0.693/पाई। T12 को हाफ लाइफ बोलते हैं और पाई को डिके कांस्टेंट, लैम्डा को डिके कांस्टेंट। ये जो हाफ लाइफ होता है वो सेकेंड टू मिलियंस ऑफ ईयर्स में वैरी करता है, मतलब सबका अलग अलग होता है। किसी का 10 मिनट होता है, किसी का आवर्स होता है, किसी का डेज में होता है, मंथ, ईयर्स, तो ये वैरी करता है। जैसे रेडियम का देखते हैं हाफ लाइफ 20 मिनट होता है, लेकिन इसका हाफ लाइफ रेडियम 214 जिसका हाफ लाइफ 20 मिनट होता है, लेकिन रेडियम 226 का 226 का हाफ लाइफ 1620 ईयर्स होते हैं। तो वो होते हैं हाफ लाइफ। वही होता है कि जितना भी कोई भी रेडियो एक्टिव जो सोर्सेस होते हैं जो एक्टिविटी को रिड्यूस करने में जितना उसको समय लगता है उसको हाफ लाइफ बोलते हैं। रेडियो एक्टिविटी कहाँ यूज करते हैं, एज ए ट्रेसर, वही जो सोर्सेस दिए जाते हैं मेडिकल फील्ड में कॉमनली यूज होते हैं। रेडियो एक्टिविटी में जैसे आयोडीन आते हैं, गोल्ड आते हैं, फॉस्फोरस, कई सारे आते हैं। इसमें जैसे यहाँ पे दिया गया है रेडियो एक्टिव आयोडीन जो होता है 131, उसको यूज़ करते हैं थायराइड ग्लैंड के लिए, उसमें कोई भी डिजीज होता है उसको डिटेक्ट करते हैं। और ऐसे इसको हम पाइप लीकेज के लिए भी यूज करते हैं। ऑल्सो यूज डिटेक्टिंग लीकेज इन पाइप, जो नॉर्मल पाइप की बात नहीं की यहाँ पे होता है, जो पावर प्लांट्स में जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स यूज होते हैं वहाँ पर इसको यूज करते हैं। मैन मेड में होता है, इसको मेडिसिन में यूज करते हैं, आइसोटोप, जैसे मेडिकल केयर के लिए हम लोग यूज करते हैं।